हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एथेनियन सिटी स्टेट। ओके, देन ये हमारे ये 5th सेम में दिया होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको हम लोग चलिए फटाफट से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं पहले आपको बता दूँ एथेनियन सिटी स्टेट का मतलब क्या है। एथेनियन मतलब हमारा जो एथेंस था, ये एक ग्रीस में एक राज्य था, नगर था एथेनियन, एथेंस था। उसी पे ये एथेनियन सिटी स्टेट का कॉन्सेप्ट है। तो चलिए देखते हैं इसमें मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है क्रैडल ऑफ डेमोक्रेसी, सबसे ऊपर हेडिंग डाली हुई। क्रैडल मतलब पालना, अगर हम हिंदी में इसका मतलब निकालें ना तो पालना होता है, जो जिसमें हम ढेर सारी चीज़ें रख सकते होंगे। ऑफ डेमोक्रेसी मतलब हम जब एथेंस को पढ़ेंगे, इसकी डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे, तो हमको एक लोकतंत्र की एक अलग परिभाषा देखने को मिलेगी। ओके, देन चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि कौन कौन से मेन पॉइंट्स इसमें आ सकते हैं। और हाँ, इसको आप नोट्स के लिए तैयार कर सकते हो, क्योंकि आप इसको एज अ आंसर एग्ज़ाम में लिख भी सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्या क्या मेन पॉइंट्स है इसमें। तो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, एथेंस इज प्रोमिनेंट सिटी स्टेट इन एंशिएंट ग्रीस, स्टैंड्स एज अ बीकन ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड पॉलिटिकल एडवांसमेंट। तो यहाँ पर ही लिखा हुआ है कि एथेंस एक प्रोमिनेंट सिटी स्टेट मतलब एक बहुत प्राचीन और प्रमुख नगर है ग्रीस का। ओके, स्टैंड्स एज अ बीकन ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड पॉलिटिकल एडवांसमेंट, जो कि एक इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक एंड पॉलिटिकल एडवांसमेंट और राजनीतिक उन्नति का प्रतीक है। बीकन मतलब प्रतीक होता है। ओके, देन इट्स डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, इसकी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। ओके, कल्चरल अचीवमेंट्स, सांस्कृतिक उपलब्धियाँ एंड स्ट्रेटेजिक पावर्स, और इसकी जो रणनीतिक शक्तियाँ थी, राजनीतिक शक्तियाँ थी, हैव लेफ्ट एन इंडेलिबल मार्क ऑन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ऑन द कोर्स ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इन सब ने इसकी जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी, सांस्कृतिक उपलब्धियाँ थी, इसकी जो रणनीतिक शक्तियाँ थी, इन सब ने इंडेलिबल मार्क ऑन, ये इन्होंने पश्चिमी सभ्यता पर ना एक बहुत ही अमिट छाप छोड़ दी है, जिसका अनुसरण करके आज हम देखते हैं कि अभी जो हमारे वेस्टर्न सिविलाइजेशंस हैं वो लोग आगे बढ़े हैं। तो चलिए सेकेंड पॉइंट इसमें दिया हुआ है, इट वॉज अ सेल्फ गवर्निंग एंटाइटी विद इट्स ऑन लॉज, करेंसी एंड मिलिट्री। तो ये एक सेल्फ गवर्निंग एंटाइटी थी। सेल्फ गवर्निंग को मैं अगर हिंदी में बोलूँ तो इसको हम बोल देंगे स्वशासी, मतलब एक ऐसा देश जो कि दूसरे देशों पर निर्भर नहीं था। ओके, विद इट्स ऑन लॉज, इसके अपने नियम कानून थे, करेंसी इसकी अपने एक मुद्रा थी, एंड मिलिट्री इसके जो सैन्य बल थे, इसकी जो सेनाएं थी वो भी इसके अपने देश की थी। मतलब ये किसी भी तरह से दूसरे नगरों पर, दूसरे राज्य पर निर्भर नहीं रहता था। अनलाइक अदर सिटी स्टेट्स, दूसरे सिटी स्टेट्स की तरह एथेंस एक्सपेरिमेंट विद डेमोक्रेसी, इसने भी डेमोक्रेसी के साथ एक्सपेरिमेंट किया, इसने भी लोकतंत्र का प्रयोग किया अपने नगर, अपने राज्य में। अ सिस्टम वेयर पावर रेस्टेड विद द सिटीजन्स, एक ऐसी प्रणाली यहाँ पर इन्होंने लाई जहाँ पर पावर, जो हमारी जो सारी शक्तियाँ होती थी, वो वहाँ के सिटीजन्स के हाथों में होती थी। ओके, देन देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज while not a democracy in the modern sense, as it excluded women, slaves and foreigners। तो यहाँ पर देखिए, while not a democracy in modern sense, यहाँ पर while not का मतलब हम लेंगे हालांकि। ओके, बोलते ना हालांकि, तो ओके, देन यहाँ पर while not a democracy in the modern sense, हमारे जो अभी की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो हमने राज्य में देखते हैं, जो अपने देश में देखते हैं, इस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी। क्योंकि एज इट एक्सक्लूडेड, इसने अलग किया हुआ था वुमेन, स्लेव्स एंड फॉरेनर्स, महिलाओं को, दास या गुलाम जो बोलते हैं हम, एंड विदेशी को, इन सबको इन्होंने अलग किया हुआ था। अभी देखते हैं किस में से अलग किया हुआ था। तो देखिए लिखा है, इट वॉज अ रेडिकल डिपार्चर फ्रॉम द मोनार्किकल सिस्टम प्रिवेलेंट इल्स फेयर। तो ये एक डिपार्चर
था, रेडिकल डिपार्चर था, जो वहाँ की मोनार्किकल सिस्टम थी, मतलब जो वहाँ की राजतांत्रिक प्रणाली होती थी पहले की, उसमें एक आधुनिक बदलाव था, क्रांतिकारी बदलाव हम इसको बोल सकते हैं कि इस सिस्टम ने, इस प्रणाली ने, एक लोकतांत्रिक प्रणाली ने वहाँ की जो राजतांत्रिक प्रणाली थी उसमें एक क्रांतिकारी बदलाव लाने का सोचा। और फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, द असेंबली कंपोज्ड ऑफ एडल्ट मेल सिटीजन्स मेड क्रूशियल डिसीजंस एंड इलेक्टेड ऑफिशियल्स मैनेज्ड डे टू डे अफेयर्स। तो यहाँ पर एक असेंबली कंपोज की जाती थी, सभा बुलाई जाती थी, एडल्ट मेल सिटीजन्स की होती थी, जो वहाँ के वयस्क होते थे, पुरुष होते थे। ओके, अभी मैंने बोला ना वुमेन स्लेव्स एंड फॉरेनर्स को इंक्लूड नहीं किया गया था, तो यहाँ पर देखिए रीज़न आ गया, एडल्ट मेल सिटीजन्स की सभा बुलाई जाती थी, मेड क्रूशियल डिसीजंस, वहाँ के जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते थे, जो प्रॉब्लम्स होती थी, जो निर्णय लेने होते थे, उनको लेने के लिए, एंड इलेक्टेड ऑफिशियल्स, और उनमें से किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को निर्वाचित करते थे वो लोग, मैनेज डे टू डे अफेयर्स, वहाँ के जो दिन प्रतिदिन के मामले होते थे उनको मैनेज करने के लिए। ओके, तो इसमें वो लोग विमेन स्लेव्स एंड फॉरेनर्स को इन्वॉल्व नहीं करते थे, उनको अलग रखा गया था। ओके, देन this democratic experiment do a perfect laid on the foundation of political thought and governance of centuries to come. This democratic experiment, ये जो लोकतांत्रिक प्रयोग था, do a perfect laid on the foundation of political thought, इसने एक परफेक्ट फाउंडेशन बनाया है, एक राजनीतिक सोच का, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था एक ऐसा फाउंडेशन बनाया है, एंड गवर्नेंस ऑफ सेंचुरीज टू कम, जो आने वाली राज्य सरकारों को, आने वाली शताब्दियों को हमेशा एक सही रास्ता दिखाएंगे कि एक सही डेमोक्रेसी होती कैसे। अब चलिए देखते हैं इसके नेक्स्ट क्या है इसका पॉइंट। देन नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, Athens was not merely a political entity, was a cultural powerhouse, एक कल्चरल। तो ये जो हमारा एथेंस था, ये कोई सिर्फ राजतांत्रिक प्रणाली नहीं था, was a कल्चरल पावर हाउस, एक साहित्यिक पावर हाउस था। ओके, द सिटी was a hub of philosophy, The city was a hub of philosophy, art and literature. तो ये जो हमारा शहर था, ये दर्शन और साहित्य का केंद्र था। ओके, ये फिलॉसफी मतलब दर्शन, एंड आर्ट एंड लिटरेचर, कला और साहित्य का एक केंद्र हो गया था। हब ऑफ फिलॉसफी, आर्ट एंड लिटरेचर। फिर दिन लिखा है, थिंकर्स लाइक, विचारक थिंकर्स हमारे सोक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल पॉन्डेड द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, नॉलेज एंड सोसाइटी। हमारे यहाँ के जो सुकरात थे, प्लेटो, अरस्तु, ये सब ग्रीस के ही थे ना, जिसे विचारकों ने अस्तित्व, ज्ञान और समाज की प्रकृति पर विचार किया, कि इन्होंने एक विचार दिया कि कैसे एक समाज को, एक आइडियल सोसाइटी को होना चाहिए। देयर आइडियाज़ बिकेम द बेडरॉक ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, और इनके जो विचार थे, इनके जो दर्शन थे, इनके जो विचार थे, ये एक बेडरॉक बन गए, बहुत ही मजबूत आधार बने फॉर द वेस्टर्न फिलॉसफी, पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी दर्शन के लिए बहुत ही एक मजबूत आधार बन गए अरस्तु, सुकरात एंड प्लेटो के जो थिंग्स थे। ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, Athenian drama was its tragic and comedy masterpieces explored the human condition with the unparalleled depth. तो यहाँ पर इसका हिंदी में मतलब होगा कि एथेनियन नाटक जो होते थे वो अपने दुखद और हास्यपूर्ण, मतलब वहाँ के जो नाटक होते थे, ड्रामाज होते थे, वो ट्रैजिक भी होते थे एंड कॉमेडी भी होते थे। ओके, मास्टरपीस मतलब उत्कृष्ट कृति, मतलब मास्टरपीस आप बोल सकते हो जो नॉर्मल ना हो, अपर द नॉर्मल। ओके,
एक्सप्लोर द ह्यूमन कंडीशन विद इट द अनपैरेलल डेप्थ। उन्होंने मानव स्थिति को एक गहराइयों से खोजा, मतलब वहाँ पे जो ह्यूमन की कंडीशन थी उसको एक बहुत ही अनपैरेलल डेप्थ से निकाला। और फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है द पार्थेनन, अ मजेस्टिक टेम्पल डेडिकेटेड टू अथेना सॉरी। एक मजेस्टिक टेम्पल था वहाँ पर पार्थेनन, ये पार्थेनन आप लोग मार्क कर लीजिए। एक मजेस्टिक टेम्पल था जो वहाँ की एक देवी थी अथेना, उनको डेडिकेट किया हुआ था। स्टैंड्स एज अ टेस्टामेंट टू एथेनियन आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस। जो वहाँ की आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस हम बोल सकते हैं कि वास्तुकला जो होती है उसका एक प्रमाण है। वहाँ की जो पार्थेनन टेम्पल है वो एक प्रमाण है कि वहाँ की वास्तुकला कैसी होती थी, कितनी अच्छी होती थी। देन देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिकली एथेंस थ्राइव्ड, मतलब आर्थिक रूप से एथेंस वृद्धि कर रहा था। थ्राइव्ड मतलब किसी चीज़ का बढ़ना, वृद्धि कर रहा था। एंड ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लोराइज्ड with the port city of Piraeus serving as a vital economic hub. ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लोराइज मतलब वहाँ के व्यापार और वाणिज्य बढ़ रहे थे, वृद्धि कर रहे थे। विद द पोर्ट सिटी ऑफ पायरियास, वहाँ का एक बंदरगाह था पायरियास, सर्विंग एज अ वाइटल इकोनॉमिक हब, जो एक विस्तृत बंदरगाह के रूप में काम कर रहा था। मतलब ये जो इनका जो पायरियस बंदरगाह था ये बहुत ही मजबूत आर्थिक विकास के लिए एक केंद्र था। ओके, द अथेनियन नेवी, अ फॉर्मिडेबल फोर्स, प्रोटेक्टेड ट्रेड रूट्स एंड एक्सपेंडेड द सिटी स्टेट्स इन्फ्लुएंस। तो यहाँ की जो एथेंस की नौसेना थी, फॉर्मिडेबल फोर्स मतलब बोल सकते हैं कि एक अजय सेना, दुर्जय सेना आप बोल सकते हो। इनका हिंदी में मतलब निकाल दो, इसको जल्दी कोई हरा नहीं सकता होगी। सेना थी जो इसके व्यापार मार्गों की रक्षा करती थी और अपने शहर के प्रभाव का, इसके इन्फ्लुएंस का एक विस्तार देती थी। हाउएवर देयर परस्यूट ऑफ एम्पायर थ्रू द डिलेन लीग eventually led to the Peloponnesian War, a devastating conflict with Sparta. हालांकि however their pursuit of empire through the Delian League, इनका जो डिलेन लीग हुआ इनका, उससे इनके साम्राज्य को इन्होंने अपने बढ़ाने के लिए डिलेन लीग किया था। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आ गई, एक वॉर हो गया स्पार्टा के साथ। ये देखिए पेलोपोनेशियन वॉर, अ डिवास्टेटिंग कन्फ्लिक्ट विद स्पार्टा, एक इन्होंने डिलेन लीग किया था बट वो पेलोपोनेशियन वॉर में बदल गई, अ डिवास्टेटिंग वॉर, जो कि बहुत ही खतरनाक और हानिकारक युद्ध साबित हुई। स्पार्टा के साथ में इन्होंने युद्ध किया था। ओके, देन लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, डिस्पाइट द इवेंचुअल डिक्लाइन ऑफ एथेनियन पावर। हालांकि डिस्पाइट इवेंचुअल डिक्लाइन ऑफ एथेनियन पावर, हमारी जो एथेनियन शक्ति थी, एथेंस हमारा जहाँ, उसके एक डिक्लाइन के बाद, उसके ख़त्म होने के बाद भी इट्स लीगेसी इंड्योर्स, इसकी विरासत इंड्योर्स, द डेमोक्रेटिक आइडियल्स, philosophical inquiries, artistic achievements, and architectural marvels of Athens continue to inspire and shape societies worldwide. इसकी जो लीगेसी थी वो हमें डेमोक्रेटिक आइडियल्स थे हमारे इसके अंदर, एंड फिलोसफिकल इंक्वायरीज थी, आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स जो थे, आर्किटेक्चरल मार्वल्स जो थे। आज आर्किटेक्चरल मार्वल्स में हम पार्थेनन टेम्पल को ले सकते हैं जो कि एथेना को डेडिकेट किया हुआ था। तो इन सबको हम, ये हमारे जो वर्ल्ड वाइड हमारी सोसाइटीज़ है ना, कि हम ये सब इसको हमेशा इंस्पायर करते रहेंगे कि एक मजबूत स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी होती कैसे है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एंड दिस इज़ द नेक्स्ट पॉइंट आवर। सो
इट्स अ टेस्टामेंट टू द enduring power of human thought and creativity that a small city state emerging from the mists of time could leave such a profound impact on the world. तो इसका हम दुनिया सॉरी तो इसका हम लोग फटाफट से हिंदी में देख लेते हैं क्या इसका मतलब है. इट इज़ अ टेस्टामेंट टू द इंड्योरिंग पावर ऑफ ह्यूमन. ये एक टेस्टामेंट था, एक प्रमाण था हमारे इंसान की जो इंड्योरिंग पावर होती है, रचनात्मक शक्ति होती है, उसको जगाने का. एंड क्रिएटिविटी दैट है स्मॉल सिटी स्टेट इमर्जिंग फ्रॉम द मिस्ट्स ऑफ टाइम. मतलब एक छोटा सा राज्य, एक छोटा सा नगर जो समय की धुंध में उभर के निकला था. ओके, कुड लिव सच प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड. जिसने एक